यूपी एटीएस ने आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है। रूस में भारतीय दूतावास का कर्मचारी का आरोप है। इस पर यूपी एटीएस की पूछताछ में जासूसी की बात को भी कबूला है। आईएसआई को खुफिया जानकारी देने का आरोप है। 2021 में मॉस्को में तैनात था यह शख्स और कहा यह जा रहा है कि यूपी एटीएस ने इसको आईएसआई के लिए जासूसी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। और देखिए, एटीएस मेरठ यूनिट ने सत्येंद्र को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 2 मोबाइल, आधार, पैन कार्ड बरामद किए गए हैं। हापुड़ का रहने वाला है आरोपी सत्येंद्र सिवाल और रक्षा विदेश मंत्रालय की सूचना देने का आरोप है इस पर। 2021 में मॉस्को में भारतीय दूतावास में तैनात था और आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप है। और देखिए, इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी पंकज झा भी जुड़ गए। पंकज, देखिए, लगातार मॉस्को में तैनात रहते हुए भारत की जानकारी साझा कर रहा था, क्या कुछ और एटीएस को पूछताछ में पता लगा है? देखिए, बड़ा सनसनीखेज मामला है और इसमें आपको बताऊं कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने यूपी एटीएस से ये पूरी जानकारी शेयर की कि ऐसा मामला है। ये अपने घर हापुड़ में आया था और हापुड़ में ही जब ये था उसके बाद यूपी एटीएस ने उसे वहां से उठाया। उसके बाद उससे लंबी पूछताछ हुई, बहुत सारे सवाल थे, उन सवालों के जवाब तलाशे गए और वो जवाब ठीक से दे नहीं पाया कि आखिर किस तरीके से ये जो सत्येंद्र सिवाल है, जो मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के तौर पर विदेश विभाग में काम करता है और मॉस्को दूतावास रूस में ये काम कर रहा था, वहां से जब गांव लौटा उसमें सवालों की लिस्ट थी जो मुझे बताया गया, उसमें 48 सवालों की लिस्ट थी। वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर आरोप है कि बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मॉस्को में जो रूसी दूतावास है उससे लेकर विदेश विभाग और रक्षा विभाग के उसने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई को मुहैया कराता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका। पंकज हमें बता रहे थे कि कई 48 से ज्यादा सवाल पूछे गए थे और कहा यह जा रहा है कि ये पाकिस्तान की एजेंसीज को लगातार भारतीय दूतावास से अहम जानकारियां साझा भी कर रहा था। और अब खबर दिल्ली से है, बात करेंगे समन सबूत और दिल्ली की लड़ाई की। बड़ी खबर, दिल्ली में ऑपरेशन लोटस के आम आदमी पार्टी के आरोप पर सियासी घमासान मचा हुआ है और इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है। 2 घंटे से आतिशी के घर के बाहर पुलिस की टीम तैनात है और आतिशी का इंतजार कर रही है पुलिस की टीम। आधे घंटे तक आतिशी के घर रही पुलिस। आतिशी अभी केजरीवाल के घर मौजूद है। आतिशी के साथ राघव चड्ढा भी मौजूद है। विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप है और आतिशी को नोटिस देने के लिए पहुंची है पुलिस। कल केजरीवाल के घर भी पुलिस पहुंची थी और उस दौरान काफी हंगामा भी हुआ था। आपने देखी थी वो तस्वीर जब क्राइम ब्रांच के ऑफिसर सीएम केजरीवाल के हाथों में ही नोटिस देना चाहते थे, लेकिन आखिरकार सीएम हाउस के कर्मचारियों को नोटिस दे करके वापस लौटी क्राइम ब्रांच की टीम। ये देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी के घर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची हुई है और वहां पर नोटिस देने के लिए पहुंची है। पूरा मामला है विधायकों के खरीद फरोख्त का। दरअसल आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया गया था कि उनके पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त बीजेपी कर रही है। इसी को लेकर के बीजेपी ने केस दर्ज किया और इस पूरे मामले में ही ये कार्रवाई हो रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन लोटस विवाद क्या है ये आप जानिए। देखिए, आतिशी के घर दिल्ली पुलिस पहुंची हुई है, आप देख सकते हैं आज की ये तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे होंगे जहां पर केजरीवाल के घर पर आतिशी मौजूद है। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा भी इस दौरान मौजूद हैं और सीएम हाउस में केजरीवाल भी मौजूद है। देखिए, दोनों तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिरकार ये ऑपरेशन लोटस है क्या, ये पूरा विवाद क्या है। दरअसल आपने एमएलए खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगाया था। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि 7 एमएलए को बीजेपी की ओर से ऑफर दिया गया है। आपने कहा कि 25-25 करोड़ रुपए के ऑफर दिए गए हैं और यह भी कहा कि सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है, जिस पर बीजेपी ने आपके पैसे ऑफर करने के आरोप को गलत बताया। बीजेपी ने आपके खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी और उसके बाद बीजेपी की शिकायत पर क्राइम ब्रांच की टीम ने यह जांच शुरू की और क्राइम ब्रांच की टीम लगातार केजरीवाल और आतिशी के घर पर नोटिस देने के लिए पहुंची और क्राइम ब्रांच आरोपों पर आपसे सबूत मांग रही है। दरअसल लगातार अब अरविंद केजरीवाल के ट्विटर के बाद लगातार और आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से ये सारी बातें आरोप लगाए, उस पर अब क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेट कर रही है।
जी हाँ, तो यही है बड़ी खबर जिस पर हमारी भी नजर बनी हुई। और देखिए, दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आतिशी के घर दिल्ली से लाइव जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए और साथ ही शालिनी भी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई और आनंद आपको नजर आ रहे होंगे इस वक्त इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए। सबसे पहले जितेंद्र के पास चलते। जितेंद्र, अभी अभी एक अपडेट मिली है कि सीएम हाउस में आतिशी मौजूद है, राघव चड्ढा के भी होने की भी जानकारी है, लेकिन दिल्ली पुलिस पहुंच गई आतिशी के आवास पर वहां पर नोटिस देने के लिए। तो जब वो घर पर है ही नहीं तो क्या आवास में काम करने वाले कर्मचारियों को दिल्ली पुलिस नोटिस देकर वापस लौट जाएगी या फिर आतिशी का इंतजार करेगी? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस को 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है आतिशी के घर पर पहुंचे हुए। मथुरा रोड स्थित उनका सरकारी आवास है, जहां दिल्ली पुलिस सबसे कुछ देर पहले, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पहले यहां पर खुद क्राइम ब्रांच के एसीपी पंकज अरोड़ा की टीम यहां पर पहुंची थी। कोशिश की गई आतिशी के स्टाफ से बातचीत करने की, आतिशी से संपर्क करने की, लेकिन आतिशी अपने इस सरकारी आवास पर उस वक्त मौजूद नहीं थी। ठीक सामने जो आप ये कमरा देख रहे हैं, ये आतिशी का दरअसल कैंप ऑफिस बताया जाता है। आतिशी खुद कालकाजी में रहती है, लेकिन आज संडे होने की वजह से और कुछ उनका शेड्यूल पहले से तय था, तो उसकी वजह से आज उनका कहना है आम आदमी पार्टी का, वो यहाँ नहीं पहुंची थी। टीम यहाँ पर उनके स्टाफ से कुछ देर बात की, कोशिश की गई कि आतिशी से फोन पर बात कराई जा सके, लेकिन आतिशी फोन पर अवेलेबल नहीं हुई। तो अब कोशिश है या तो आतिशी आए या फिर उनके ओएसडी आए यहाँ पर और उनको समन रिसीव कराया जा सके। जो नोटिस दिया गया है पूछताछ को लेकर, उस नोटिस को उनको रिसीव कराया जा सके। लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ ना तो ओएसडी पहुंचे हैं और ना ही आतिशी पहुंची है। आतिशी खुद इस वक्त अरविंद केजरीवाल के आवास पर राघव चड्ढा के साथ मौजूद है, जहां एक बैठक चल रही है और वो बैठक खत्म होने के बाद यहाँ आएंगी या नहीं आएंगी, इस बारे में भी दिल्ली पुलिस को कुछ पुख्ता नहीं बताया गया। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस के पास इंतजार करने के सिवाय कुछ बच नहीं जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगातार जितने यही बात कही जा रही है कि आखिरकार जब नोटिस रिसीव करना ही है, ये एक लीगल प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस, तो आखिरकार भाग क्यों रहे? हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे भी जुड़ गए अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से। आनंद, देखिए ऐसा लगता है कि पहले जो स्ट्रैटेजी अरविंद केजरीवाल ने अपनाई, पहले ईडी के समन्स को नहीं लिया, फिर जब क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची तब उन समन्स को भी रिजेक्ट कर दिया, उनको रिसीव नहीं किया। अब आतिशी भी लगातार उन्हीं नोटिस से बच रही हैं। अभी वहां पर क्या हालात हैं? क्या और भी नेता वहां पर पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए? जी देखिए, पिछले 1 घंटे से आतिशी जो है अरविंद केजरीवाल के घर पे मौजूद है। हालांकि राघव चड्ढा भी कुछ देर पहले तक यहाँ पे थे, लेकिन वो निकल चुके हैं। लेकिन अभी सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आतिशी और कुछ और आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो आतिशी के सरकारी आवास से उनका इंतजार कर रही है ताकि वो नोटिस उनको सर्व करा सके। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो नोटिस है या जो समन है आप उस व्यक्ति के हाथ में ही दो। आप किसी स्टाफ को भी समन करा सकते हो और नियम ये भी है कि अगर कोई स्टाफ नहीं मिलता है या कुछ समन नहीं है तो आप घर पे भी चस्पा कर सकते हो। आम आदमी पार्टी की आरोप लगा रही है कि दरअसल जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो बीजेपी के कहने पे एक ड्रामा कर रही है, एक नौटंकी कर रही है और कैसे भी करके वो दिल्ली सरकार को गिराना चाहती है। और जो आरोप इन्होंने लगाए थे, अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने भी कहा था कि हमारे 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए ऑपरेशन कमल के जरिए दिए गए थे, ऑपरेशन लोटस के जरिए दिए गए थे, उसको लेकर सबूत मांग रही है। दरअसल जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो कह रही है कि जो आपने आरोप लगाया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने आरोप तो लगा दिया, लेकिन अब सबूत के लिए सामने नहीं आ रही आम आदमी पार्टी, जिस पूरे मामले में ये कार्रवाई भी हो रही है। हम चाहेंगे आप दोनों हमारे साथ बने रहें। एक और अपडेट है, केजरीवाल को ईडी नोटिस पर बीजेपी के नेता हैं मनजिंदर सिंह सिरसा ने बयान दिया है, केजरीवाल अपने बुने जाल में फंस गए हैं। शिवसेना के उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने ईडी कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी सरकार को दोहरी न्याय नीति है, ये संजय राउत का आरोप है। ईडी हेमंत सोरेन के खिलाफ को क्यों नहीं गई? अब तक आतिशी जी भी अरविंद केजरीवाल जी की तरह कह रहे थे हमारे पास सबूत हैं, हमारे 7 एमएलए खरीदने की कोशिश की जा रही है। अब जब दिल्ली पुलिस बीजेपी की कंप्लेंट के ऊपर सबूत मांग रही है, क्राइम ब्रांच के लोग पहले अरविंद केजरीवाल जी के घर गए तो अरविंद केजरीवाल जी घर छोड़कर भाग गए। अब पता चला है कि क्राइम ब्रांच वाले आतिशी जी के पास गए कि बहन आप ही सबूत दे दीजिए, आप ही वो नंबर दे दीजिए जिसने फोन किया, हम उसको ढूंढ कर लाएं, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करें, उसको जेल में डालें जो तुम्हारे एमएलए को खरीदना चाहता है। अब वो भी गायब हो गई, क्योंकि ना कोई खरीदने वाला था ना कोई बिकने वाला था। ईडी से ध्यान हटाने के लिए ये एक अडंबर रचा गया था, एक जंजाल रचा गया था। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री है, केजरीवाल कहते हैं कि हमारे खिलाफ जो कार्रवाई है वो गलत है, गैरकानूनी है। हेमंत सोरेन का भी यही कहना था, लेकिन आपने केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
और एक आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आपने 7,000 पुलिसकर्मी लेकर, सुरक्षाकर्मी लेकर अरेस्ट किया। ये दोहरी न्याय नीति कौन सी है दो मुख्यमंत्री के लिए, ये मैं समझना चाहता हूँ। और देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से संजय राउत भी बता रहे थे कि अब लगातार तकरार बढ़ती जा रही है। और खास बात यह कि केजरीवाल पर बीजेपी का एक और वार देखने को मिला है। केजरीवाल आतिशी को जवाब देना होगा, ये हरीश खुराना की तरफ से कहा गया है। विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोपों का सबूत देना होगा। ईडी की कार्रवाई पर आरजेडी के सांसद मनोज झा बोले हैं कि विपक्ष के खिलाफ ईडी बीजेपी का हथियार बन गई है। अपनी कमजोरी के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल किया जाता है, यह भी मनोज झा ने कहा है। देखिए, झूठ बोला है तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे वो आतिशी हो चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। अब नहीं चलने वाला कि आप आरोप लगाओ और भाग जाओ। आपने अगर आरोप लगाए हैं तो सबूत तो देने पड़ेंगे, ये बात तय है। जिस प्रकार से आपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आतिशी जी ने भी और अरविंद केजरीवाल जी ने भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी के एमएलए को खरीदना चाहते हैं और लोटस 2 करना चाहते हैं। जो आप कह रहे हो खरीदना चाहते हैं उनके नाम बताइए, और जो व्यक्ति खरीद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जरा उनके नाम बता दीजिए। ये ईडी नहीं है, बीजेपी है। मोदी जी और अमित शाह जी हैं, उनके इशारे पे ही होता है, उनके इरादे पे ही ये अपना इरादा बनाते हैं। आप एक भी राज्य बता दीजिए जहां विपक्ष मजबूत हो और उस पर ईडी या आईटी या सीबीआई या तीनों कसे कंजाना कसने की कोशिश को, दबिश बनाने की कोशिश ना हो। तो मैं तो इस पूरे प्रश्न को ही खारिज करता हूं कि ये ईडी है ना साहब। और वहीं कल दिल्ली के सीएम केजरीवाल के घर पर क्राइम ब्रांच की टीम इन्हीं आरोपों पर नोटिस देने पहुंची थी। उस वक्त आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पुलिस की नोकझोंक भी हुई, सुनाते हैं आपको। नहीं कोई नहीं, बात कर लीजिए। नहीं, आपको कुछ हैंडओवर करना है? हाँ सर, हैंडओवर करना है, बट सीएम साहब से मिलकर कुछ रिक्वेस्ट करनी है सर। नहीं, ये क्या है ये? नहीं, ये किस चीज़ के लिए हैंडओवर करना है? सर आप अंदर आ जाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप कानून के तहत आ रहे सर, मेरे को नहीं, मुझे ये बता दीजिए किस कानून के तहत आपको पर्सनली सीएम को हैंडओवर, किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंडओवर करना है? सर आप 1 मिनट अंदर आ जाएंगे सर, मैं मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रहा हूं। नहीं, इंटरव्यू बात नहीं है। देखिए, अगर कानूनी काम कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, किस कानून के तहत आप देना चाहेंगे? सर मैं सर को किस कानून में लिखा है कि पर्सनली चीफ मिनिस्टर के हाथ में आपको ये देना है? सर आप अंदर आ जाएंगे तो नहीं, देखिए, अगर किसी कानून में नहीं लिखा है तो मतलब साफ है आपको केवल यहाँ पे नौटंकी करनी है। यू हैव टू एक्सप्लेन। मेरे को आपको समझाना होगा कि किस कानून के तहत आपको सीएम को पर्सनली हाथ में देना चाहिए। ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, कानून के समझ समझा दूंगा नहीं, ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, सीबीआई के मेल्स में आते हैं, हर दिन ढेरों समन्स आते हैं, हर दिन। अगर इतने नोटिस आते हैं, कोई ये इंसिस्ट नहीं करता कि आपको हाथ में देना है। आप नहीं दे सकता सर। नहीं तो आप दीजिए ना। आप किस कानून, आप कानून की धारा बता दीजिए। आप कानून की धारा नहीं बता रहे कि आप क्यों चाहते हैं कि सीएम को आपको केवल हाथ पे देना है, सीएम के स्टाफ को नहीं देना है। ईडी के समन्स में ये कोई कानून नहीं है, सीबीआई में नहीं है, क्राइम में भी ऐसा कोई कानून नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे केवल नौटंकी करनी है। सर मैं मीडिया के सामने बात कर रहा हूं, मुझे कानून की धारा बता दीजिए सर। आप कानून के तहत समझा दूंगा सर, मैं नहीं, समझाना नहीं है, कानून की धारा बता दीजिए जहाँ पे लिखा है कि मुझे पर्सनली सीएम के हाथ में ये थमाना है। अगर आप कानून की धारा नहीं समझा सकते, मतलब साफ है यहाँ केवल नौटंकी हो रही है। और आप ये संदेश मोदी जी और अमित शाह जी को भी दे दीजिए कि देश चलाने में ध्यान दे। ये डेली नौटंकी कि किसी भी सीएम को ऐसे आप परेशान करोगे, किसी भी सीएम को अपना काम नहीं करने दोगे, ये करना बंद करें। अगर आपकी मंशा है सर, मैं अपना काम जो कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ। नहीं तो आप दे दीजिए नोटिस। रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है जी सर, ना बिल्कुल सही है। तो आप नोटिस दे दीजिए। हाँ तो मैं दे रहा हूँ, सीएम के स्टाफ को दे दीजिए। सर मैं एक बारी कुछ सर से मिलके कुछ फैक्ट्स बताना चाह रहा हूँ। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जब अरविंद केजरीवाल के घर पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी और जैस्मिन शाह जो उनके नेता है आम आदमी पार्टी के, उनकी और क्राइम ब्रांच की टीम के बीच नोकझोंक हो रही थी। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि ईडी की कार्रवाई पर बोले हैं केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय। ईडी कानूनों के हिसाब से काम करती है, किसी के खिलाफ बदले की कार्रवाई नहीं की गई, ये नित्यानंद राय ने कहा है। और खासतौर पर यह कहा है कि वो नियमों के हिसाब से ईडी काम कर रही है।
बीजेपी कोई ऐसा काम नहीं करती है, कोई राजनीतिक मतभेद के कारण नहीं होता है। जो जैसा करता है देश का कानून अपने हिसाब से उस पर कार्रवाई करती है। जो चाहे वो लालू जी हों, तेजस्वी जी हों, हेमंत सोरेन जी हों, चाहे वो केजरीवाल जी हों, चाहे इस प्रकार के जो लोग हों। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। असम के गुवाहाटी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुवाहाटी में पीएम मोदी की रैली आज होनी है और पीएम कल शाम ही असम पहुंच गए थे और असम में उनका भव्य स्वागत भी किया गया। 1 लाख दिए जलाए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में। और ये देखिए, जिस जगह पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना संबोधन देना है, जहां पर यह सभा होनी है, वहां से आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। असम को आज 11,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। गुवाहाटी में पीएम मोदी की रैली भी। ये देखिए, आप देख सकते हैं जीप पर सवार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और लोगों का जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है। भारी हुजूम उमड़ पड़ा है प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए। 11,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात असम को आज मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर रैली भी होनी है। इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ना भी सरकार की प्रतिबद्धता में शामिल। राहुल की यात्रा पर अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। कई आयोजनों होते रहते हैं, निमंत्रण नहीं मिलता। हम अपने आप निमंत्रण क्या मांगे, ये अखिलेश यादव ने कहा। दरअसल राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर अखिलेश यादव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, निमंत्रण, ये आयोजन होते रहते हैं, हमको निमंत्रण नहीं मिलता, हम अपने आप निमंत्रण क्या मांगे। आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? देखिए, मुश्किल तो ये है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता, तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण। और देखिए, इंडिया गठबंधन में खींचतान मची हुई है। यूपी में कांग्रेस क्यों परेशान है, ये भी आपको हम आगे बताने वाले। दरअसल अखिलेश यादव ने पहली लिस्ट अपनी जारी कर दी है और अखिलेश ने 11 सीट अखिलेश को देना चाहते हैं। साथ ही कांग्रेस 20 सीट चाहती है। तो ये अभी तक जो पार्टियां हैं, उनकी इच्छाएं क्या है, कितनी सीट को लेकर के वो आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, दरअसल अखिलेश यादव अपनी शर्तों पर सीट शेयरिंग चाहते हैं। खींचतान से सीट शेयरिंग पर अब तक फाइनल बात नहीं हो पाई है। तो ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यूपी में कितनी सीटें चाहती है, ये हमने आपको बताया। और देखिए, इंडिया अलायंस में टूट पर बीजेपी का भी हमला हुआ है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि इंडिया खत्म हो चुका है, इंडिया अलायंस खत्म हो चुका है। रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा है, उन्होंने भी कहा कि देखिए, इंडिया अलायंस टूट रहा है और राहुल घूम रहे हैं। राहुल दर्शन से लौटेंगे, तब तक कांग्रेस अकेली होगी। ये इंडिया अलायंस तो समाप्त हो गया ना। लोग मान क्यों नहीं रहे इस चीज को? इंडिया अलायंस खत्म हो गया। अब अपने ही समाप्त हो गए। तो बाय एंड लार्ज ये आप देखिएगा उनके चेहरों पर सभी लोगों के तो हताशा ही नजर आता है। वो जानते हैं कि कुल मिलाकर के हम लोग को तो 400 से ज़्यादा सीट आएगा। तो खड़गे जी कह भी दिए, अब वो समाप्त है साहब, ये लड़ाई समाप्त। ये गठबंधन बालू पे खड़ा है, गिर जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी गिरेगा हमें नहीं मालूम है। और उनका गठबंधन टूट रहा है और वो देश जोड़ने चले हैं। तो नीतीश जी चले गए, ममता जी छोड़ रही हैं, बाकी लोग कह रहे हैं नमस्ते करना है। जहाँ जहाँ घूम रहे हैं अलायंस टूट रहा है। अच्छा है, घूमते रहें, शायद जब लौट करके दर्शन करके आएंगे तो सिर्फ उन्हीं की पार्टी बचेगी। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे विपक्षी गठबंधन में तकरार जारी है। बिहार की बात करें तो यहाँ जेडीयू चुनाव से पहले पाला बदल चुकी है, ये आप सभी जानते हैं। आरजेडी के बारे में बोले तो ईडी के शिकंजे में लालू परिवार इस वक्त है। पश्चिम बंगाल का अगर दृश्य आप देखें तो वहां पर ममता बनर्जी पहले से ही नाराज चल रही हैं, घोषणा भी कर दी है कि अकेले चुनाव लड़ूंगी। लेफ्ट की अगर बात करें तो कुछ क्लियर नहीं है पिक्चर यहाँ पर कि क्या फैसला लिया जाएगा। वहीं अगर पंजाब का हाल देखते हैं तो आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लगभग ले चुकी है। यूपी की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी 16 उम्मीदवार अपने घोषित भी कर चुके हैं और कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर के अभी कह रही है कि हमें भी कम से कम 40 सीटें चाहिए। झारखंड की बात बताएं तो यहाँ पर सोरेन की गिरफ्तारी से अनिश्चितता है, यानी यहाँ पर क्या होगा, जेएमएम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बाकी के गठबंधन को पार्टियां जो है उनको कितनी सीटें देंगी, अभी कोई भी बात फाइनल नहीं हुई है। और देखिए, राजनीति के बाद अब बात करते हैं बर्फबारी की, जहां
बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका है पूरा जम्मू कश्मीर। 33 घंटे के बाद खुला है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे और कटरा गुलमर्ग समेत कई हिस्सों में भारी बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग ने जारी किया है बर्फबारी का अलर्ट। और देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कटरा गुलमर्ग समेत कई हिस्सों में बर्फबारी जारी है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में बर्फबारी है। हालांकि इससे सड़कें या फिर क्या आप कह सकते हैं कि जो लगातार पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से लोगों को परेशानी जरूर हो रही है। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक पहाड़ों में बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। पहले आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर से आई बर्फबारी की तस्वीरें, उसके बाद जम्मू कश्मीर के कटरा गुलमर्ग समेत कई हिस्सों में भारी बर्फबारी के बाद और पुंछ और राजौरी में भी बर्फबारी हो रही है। और 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खासतौर पे हम आपको पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर से दिखा रहे हैं कि पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर की है, जहां पर ये स्नोफॉल हो रहा है श्रीनगर से जुड़ने वाले और ये देखिए, अब आपको श्रीनगर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर बर्फबारी लगातार हो रही है। ये देखिए, सड़कों पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, गाड़ियों पर बर्फ नजर आ रही है। पूरा शहर ऐसा लग रहा है कि सफेद चादर से ढक गया है। और इस बीच श्रीनगर में पर्यटक भी काफी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बर्फबारी के बीच सबसे ज्यादा परेशानी होती है जब यातायात प्रभावित हो जाता है। अब देखिए, अगली तस्वीर आपको दिखाएंगे जम्मू कश्मीर के पुंछ की, जहां पर पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के पुंछ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी बर्फबारी हो रही है और दूर दूर से पर्यटक यहां पर बर्फबारी देखने के लिए, स्नोफॉल देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये देखिए कैसे छोटे बच्चे बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी का ही असर है कि मैदानी इलाकों में ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है, बारिश भी हो रही है। और ये अगली तस्वीर डोडा की है। जम्मू कश्मीर के डोडा में देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, ऐसा लग रहा है कि स्विट्जरलैंड हो, लेकिन ये जम्मू कश्मीर का डोडा है। भारी स्नोफॉल से यहाँ की खूबसूरती में और 4 चांद लग गई है और इसी खूबसूरती को देखने के लिए देश के कोने कोने से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। स्कीइंग भी कर रहे हैं यहाँ पर पहुँच करके पर्यटक, और बर्फबारी की वजह से कई सड़कों पर जो यातायात है वो भी प्रभावित हुआ है, क्योंकि सड़कें बर्फबारी की वजह से जाम हो गई हैं। और देखिए, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की ये 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। श्रीनगर, पुंछ और डोडा में कुदरत की सफ़ेद चादर से पूरी पहाड़ियां ढक चुकी है और खासतौर पे पूरी घाटी सफ़ेद चादर से ढक गई है। तीनों तस्वीरें आप देखिए, श्रीनगर की हैं, पुंछ की और डोडा की। और ख़ास बात है कि लोग और सैलानी दोनों इसका बहुत आनंद ले रहे हैं। और चलिए, अगली बड़ी खबर भी जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से सेना ने गर्भवती महिला का किया है रेस्क्यू। भारी बर्फबारी की वजह से अस्पताल नहीं जा पा रही थी महिला। 2 दिनों से हो रही बर्फबारी की वजह से सड़क मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया था। 2 से 3 फीट बर्फ से 8 किलोमीटर तक पैदल लेकर पहुंचे थे इंडियन आर्मी के जवान। और देखिए, खास बात यह कि इससे पूरी तरीके जो सड़कें थी बर्फबारी से बंद हो गई थी और 8 किलोमीटर तक पैदल लेकर पहुंचे इंडियन आर्मी के जवान और महिला को अस्पताल पहुंचाया। दरअसल लगातार हो रही बर्फबारी के चलते किसी भी तरीके का यातायात वहां पे नहीं चल रहा और इसीलिए इंडियन आर्मी को रिक्वेस्ट किया गया, उनसे मदद मांगी गई, जिसके बाद इंडियन आर्मी के जवान महिला को रेस्क्यू कराने और अस्पताल पहुंचाने के लिए वहां पहुंचे। और अब आपको हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी की तस्वीरें दिखाएंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी से चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। हरे पेड़ पौधे भी सफेद हो चुके हैं। भारी बर्फबारी से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों ही राज्य पहाड़ी इलाकों में आते हैं और वहां पर पहाड़ों पर देखिए जमकर बर्फबारी हो रही है। और इस वक्त यही नज़ारा है। चमोली और शिमला की तस्वीर आपको दिखा रहे। देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है। भारी बर्फबारी की वजह से चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पाकिस्तान के कराची में भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। भारी बारिश से कराची की सड़कों पर पानी भर चुका है। जलभराव के बाद कराची की सड़कों पर जाम भी लग गया है। भारी बारिश से कराची के 700 से ज्यादा बिजली फीडर खराब हो चुके हैं। बिजली फीडर खराब होने से आधा कराची डूब चुका है और खासतौर पर बिजली का भी संकट गहरा गया। हम तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कराची की सड़कों पर अब आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं और खास बात यह कि इससे लंबा जाम लग चुका है। दरअसल लगातार हो रही बारिश से ना सिर्फ अस्त व्यस्त पूरी कराची का जीवन हो गया बल्कि जो पावर सप्लाई है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। और आप तो वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सड़कों
पानी का सैलाब बन गया। और खास बात यह भी कि लोगों को अपने गाड़ियां रोककर पैदल ही इन इलाकों से आगे निकलना पड़ रहा है। तस्वीरें हम आपको कराची से दिखा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से सड़कों पर पानी का आपको ये सैलाब नजर आएगा। और खास बात यह भी कि गाड़ियां आपको तैरती नजर आ जाएंगी। शनिवार से ही लगातार कराची में बारिश हो रही थी, जिसके बाद ये हालात बन गए। और खासतौर पे कराची में ना सिर्फ पानी भरने से सड़कों पर ये हालात हैं, बल्कि इससे कई जगहों पर पानी बिजली की भी दिक्कत हो गई है। देखिए 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बाढ़ से बेहाल पाकिस्तान की। पहली तस्वीर है। दूसरी तस्वीरें सड़कें किस तरीके से समंदर बन गई है, पानी में डूबती गाड़ियों की तीसरी तस्वीर, और उसके बाद घरों में भी पानी किस तरीके से घुस गया है, ये भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।